गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सबको जुम्मा मुबारक, सुबह खैर, हंसती मुस्कुराती सुबह के साथ जनाब मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद भी करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे इस वक्त ठीक ठाक होंगे। आज आपको पता है कि जुम्मे का मुबारक दिन है, फजीलत वाला दिन है और बरकतों वाला दिन होता है, तो क्यों ना हम अपने प्रोग्राम का आगाज भी एक खूबसूरत हदीस मुबारका से ही करें। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि म्याना रवि करने वाला कभी तंगदस्ती नहीं देख सकता। यानी अगर हम बैलेंस्ड लाइफ के साथ चलें तो इंसान मौशी परेशानियों से बच सकता है। और मेरा ख्याल भी यही है कि मौशी मसाइल ही वो बड़ा फैक्टर्स होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में सुकून का बायस भी बनते हैं और बेसुकूनी की वजह भी बनते हैं। और तंगदस्ती को खौफ एक ऐसा मेरे ख्याल से मर्ज है जो बेशतर अफराद की ज़िंदगी की रौनकें भी छीन लेता है। और इस खौफ से निजात पाने के लिए ज़रूरी है कि आमदनी और अखराजात में तवाज़ुन पैदा किया जाए। और इस हवाले से एक कहावत भी है ना कि चादर देखकर ही हमें पाँव फैलाने चाहिए। तो आमदनी और अखराजात में तवाज़ुन की आदत हमें अपनानी चाहिए। रियाकारी और नमूद नुमाइश की आदत को ख़त्म करें, फिर देखिएगा कि माली फ़िक्र और मुआशी तंगदस्ती कभी आपको तंग नहीं करेगी और आप अपनी ज़िंदगी बड़े ही सुकून के साथ गुजार सकेंगे। तो इसी खूबसूरत पैगाम के साथ हम अपने शो का आगाज़ भी करते हैं और आगाज़ में बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो मौसम जब भी चेंज होता है तो अपने साथ बहुत सी बीमारियां लेकर आता है और मौसम सरमा में तो इनकी शरह बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और आजकल वैसे भी हम स्मॉग की वजह से बहुत सारी बीमारियां हमें जकड़ लेती हैं। और इसके साथ साथ मौसम सरमा में बहुत से लोग जो हैं वो जोड़ों और हड्डियों में दर्द से परेशान होते हैं। और इस मौसम में पुरानी दर्दें भी, जैसे मैं बता रही थी, कि वो भी निकल आती हैं। तो अक्सर लोग ये शिकायत करते भी नजर आते हैं कि साल या 6 महीने पहले हमें एक चोट लगी थी, लेकिन मौसम सरमा जैसे ही आता है तो वो दर्द फिर उसी शिद्दत के साथ शुरू हो जाती है। तो इससे निजात के लिए नित नए तरीके आजमाते हैं, लेकिन फिर भी फायदा नहीं होता उन लोगों को। तो मौसम सरमा और दर्दों में क्या ताल्लुक है, इसकी वजूहात क्या होती हैं और इनसे बचाव कैसे मुमकिन हम बना सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी हैं, पेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी शुक्रिया बहुत बहुत। डॉक्टर साहब, जैसे मैं बात करी थी कि जैसे ही मौसम सरमा आता है तो हमारी जो पुरानी दर्दें या हड्डियों की दर्दें होती हैं वो निकल आती हैं। ऐसा इसकी क्या वजूहात हैं कि मतलब साल पहले अगर हमें एक जख्म हुआ है या चोट लगी है तो वो साल बाद हमें उसी शिद्दत की दर्द होना शुरू हो जाती है? बिल्कुल दुरुस्त बात है। हमारे पास बीइंग ए पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, हमारे पास सर्दियों में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनको 2 किस्म की दर्दें बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। एक जोड़ों की और ख़ास तौर पे घुटनों की, और दूसरा कमर की। अब होता है कि बेशुमार लोग ऐसे हैं जो ज़िंदगी में कभी गिरे भी नहीं हैं, जिनको चोट भी नहीं लगी, जिन्होंने कभी स्पोर्ट्स भी नहीं की, जिन्होंने कभी वज़न भी इस तरह से नहीं उठाया, उनको दर्दें क्यों होती हैं। देखिए, चंद टिप्स हैं जो तमाम लोगों के लिए फ़ायदेमंद हैं, उसमें मैं आप सब शामिल हैं। सर्दियों में होता है, वैसे कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। सर्दियों में होता ये कि हमारे बॉडी जो है हीट कंजर्व करती है, उसके लिए क्या होता है कि पट्टे हमारे खिंचना शुरू हो जाते हैं। जब पट्टों का खिंचाव होगा तो वो दर्दें जो पहले ही मौजूद थीं वो ज़्यादा बढ़ के सामने आ जाएंगी। नंबर 2, कुदरत का अमल ये है कि जब सर्दी ज़्यादा होती है तो हमारे जो जॉइंट्स हैं उनके अंदर ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, वो मज़ीद दर्द को बढ़ा देती है। ठीक है। बचाव के तरीके मौजूद हैं। हर दर्द का इलाज दवाई नहीं है, हर दर्द का इलाज ऑपरेशन नहीं है, हर दर्द का इलाज लंबे चौड़े नुस्खे नहीं है। तो अब छोटी छोटी चीज़ें हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि आपको, ताकि किसी दवाई की या लंबे चौड़े किसी नुस्खे की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन जैसे कॉमन दर्द की हम बात करें तो एक कमर दर्द है जो बहुत ही कॉमन है, वो चाहे बूढ़ों में हो या फिर अब नौजवान नस्ल में भी ये दर्द पाई जा रही है। इसकी वजूहात आपको क्या लगती है? क्या क्या वजह है कि ये बढ़ती ही जा रही है? सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनमें से 95% ऐसे हैं जो किसी किस्म की एक्सरसाइज के आदी नहीं है। ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, ये जो कंप्यूटर और हमारे जो लैपटॉप्स और ये मोबाइल फ़ोन्स हैं, इन्होंने हमारे बैठने, उठने, सोने, जागने, हर चीज़ को तब्दील कर दिया। ठीक है। अब यहाँ तक लोग कहते हैं कि जी सर उठा के सिर्फ वही चलता है जिसके हाथ में फ़ोन नहीं होता, ये आलम हो गया। तो अब ये देखें कि अगर हम कितने घंटे दिन के हम गर्दन झुका के काम करते रहते हैं, सबसे बड़ी वजह कमर दर्द की यही है। अच्छा। थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें और अपना बैठने का पोस्चर दुरुस्त कर लें। ठीक है। हमारे बड़े बूढ़े जब भी किसी को बैठने का तरीका सिखाते थे तो एक बात करते थे, ऑलवेज सिट विद योर बैक स्ट्रेट। कमर सीधी रखेंगे तो दर्द नहीं होगी। अच्छा। दूसरी वजह जो घरों में सबसे ज्यादा वो वजन उठाना है।
जब भी आपने कोई चीज़ उठानी है तो उसका जो वेट है वो आपकी कमर पे नहीं, आपकी टांगों पे आना चाहिए। ठीक है। जब आप झुकें तो कमर से नहीं झुकें, टांगों से झुकें, कमर सीधी रहे, कभी दर्द नहीं होगी। लेकिन जब ये दर्दें शुरू हो जाएं तो उसके बाद फिर हम जो अपने घरेलू टोटके नुस्खे आजमाते हैं, बाज़ औक़ात वो फ़ायदेमंद है। ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि 100 में से 70% दर्दें बगैर किसी दवाई के, बगैर किसी सर्जरी के, बगैर किसी लंबे चौड़े डॉक्टर्स को दिखाने के ठीक हो सकती है। जी बिल्कुल। लेकिन वो फिर कौन सी दर्दें हो सकती हैं आपको? मतलब घुटने की दर्द है, कमर की दर्द है, या बाकी किसी चीज की दर्द है? वो किस तरह की दर्दें हो सकती हैं? देखिए उसमें दो चीजें, ठीक है, चाहे वो घुटने की दर्द है, चाहे वो कमर की दर्द है। सर्दियों के हवाले से बात कर रहा हूँ, एक तो हमें वेल कवर्ड रहना है, ठीक है, और कवर्ड भी लेयर्स में रहना है। यानी एक आपने चीज पहनी है, उसके ऊपर दूसरी चीज पहन लें, उसके ऊपर तीसरी चीज पहन लें। जितनी सर्दी होती जाती है वो चीजें उसके हिसाब से अपने आप को कमर जरूर रखें। ठीक है। नंबर 2, हमारे घरों में जो सबसे ज्यादा खतरनाक तरीन जगह है वो बाथरूम है। आप ये देखें कि हम 50-50 लाख रुपया लगा देते हैं घरों को बाथरूम बनाने के लिए, लेकिन उसकी हीटिंग और कूलिंग का कोई एहतमाम नहीं करते। बिल्कुल है। सिर्फ आप ये गौर कीजिए कि रात को आप एक गर्म कमरे में सो रहे हैं जिसके ऊपर आपने हीटर भी लगाया हुआ है, कपड़े भी पूरे पहने हुए और लिहाफ भी लिया हुआ है, और वंस यू गो इनटू द बाथरूम आपने जो कुछ पहना हुआ था वो भी उतार दिया और एक गर्म तरीन कमरे से लेकर ठंडे तरीन कमरे में चले। एग्जैक्टली। यहाँ से काम शुरू होता है। ओके। अच्छा, उसके बाद फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, वो सिर्फ मसल्स को रिलैक्स कर देगी, उससे भी दर्दें बहुत कम हो जाएंगी। लेकिन चीज हमें देखने की जरूरत है कि दर्द की वजह क्या है। ठीक है। क्या पट्टों की दर्द है, जोड़ों की दर्द है, या इन्फेक्शन की दर्द है? अगर कोई इन्फेक्शन से है तो उसकी सबसे पहली निशानी को बुखार होगा। ठीक है। बुखार के साथ कोई दर्द होती है तो उसको आप अपने उस पर टोटके ना आजमाएं, किसी को जाके दिखा लें ताकि इससे पहले कि बात बढ़े उसको ठीक कर दिया जाए। अब डॉक्टर साहब, अगर दर्द निकल आई है कमर की, फिर उसको किस तरह हम काबू में कर सकते हैं या ठीक किस तरह कर सकते हैं? उसके लिए क्या क्या उसके 2-3 तरीके हैं। ठीक है। सबसे पहली बात यह कि दर्द हम अगर 2 दिन दर्द हमारी दवाइयाँ खाने के बावजूद, घरेलू नुस्खे आजमाने के बावजूद अगर ठीक नहीं होती, 48 to 36 to 48 आवर्स, इसका मतलब है कि हमें ये किसी को दिखाने की ज़रूरत है। उसमें जो हमें एक दर्द अगर एक जगह पे अपनी जगह पे मुस्तकिल है कमर में, तो उसकी दर्द, पट्टों की दर्द ज़्यादा है। और अगर वो किसी टांग में जा रही है या उठने बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, या ख़ास तौर पे खड़े होने में, हमारी घर की ख़वातीन को किचन में खड़े होने में प्रॉब्लम हो रही है, नमाज पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब है कि दर्द की नोयत शैटिका जैसी है। ओके। उसको हम फिर कहते हैं कि आप बजाय इसके कि आप मजीद लंबे चौड़े नुस्खे आजमाएं, आप एक MRI करा लें। और अगर हमें ये पता चल जाए कि इसमें कोई डिस्क का मसला है, तो डिस्क तो अब ट्रीटेबल है बगैर ऑपरेशन के, बगैर किसी सर्जरी के। हमारे पास ऐसे प्रोसीजर्स मौजूद हैं जो हम 4 से 5 मिनट लगते हैं, उसके बाद आधे घंटा आप रेस्ट करें, उसके बाद अगले दिन आप अपने काम पे चले जाएं। मतलब अगर आपकी कमर में शदीद दर्द है और वो ठीक नहीं हो पा रही है, तो इसका मतलब आपका डिस्क का मसला है। हो सकता है, डिस्क का मसला भी हो सकता है, और ज्यादातर पेशेंट्स इसी मसले के साथ हमारे पास। और बहुत से लोगों को ये मसला होता भी है, तो इसकी निशानी क्या, अलामात क्या है, हमें पता चल जाए कि ये डिस्क हमारी स्लिप हो गई है या वो अपनी लोकेशन से जो है वो डिसलोकेट हो गई है? बड़ा अच्छा सवाल है। सबसे पहली बात कि दर्द ठीक नहीं होगी, 2 दिन आप दवाइयाँ खाते रहेंगे, जैसी दवाई का असर खत्म होगा वो दर्द शुरू हो जाएगी। नंबर 2, खड़े होने में प्रॉब्लम होगी, आप 5 मिनट खड़े होंगे, दर्द दोबारा शुरू हो जाएगी। नमाज पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, ज़मीन वाला वॉशरूम इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम होगी, सुबह सो के उठने में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। ज़्यादा देर बैठने में प्रॉब्लम होनी शुरू। इट मीन्स कि कुछ चीज़ है जो इरिटेट मुसलसल कर रही है, जो कि दवाइयों से छुप तो सकती है, ठीक नहीं हो सकती। इट नीड्स टू बी रेक्टिफाइड, उसको ठीक करना है। इसी तरह हमारे पास कमर के साथ जोड़ों के दर्द, घुटनों के बेशुमार पेशेंट्स आते हैं, खासतौर पर जो बड़ी उम्र के लोग हैं। अब मैं सिर्फ एक बात क्लियर यहाँ पे करना चाहूँगा कि हर घुटनों के दर्द के मरीज की जरूरी नहीं कि सर्जरी की जाए, उनके घुटने तब्दील किए जाएं। ओके। इसके अलावा बहुत सारे इलाज मौजूद हैं जो हम करते हैं, जिनमें छोटी छोटी टिप्स हैं, एक आध इंजेक्शन है, जिससे वो घुटने बहुत बहुत बेहतर हो जाते हैं। हर बंदा घुटनों की सर्जरी अफोर्ड भी नहीं कर सकता, किसी की हेल्थ इजाज़त नहीं देती, किसी की जेब इजाज़त नहीं देती, किसी को एनेस्थीसिया वाले इजाज़त नहीं देते। तो हम कहते ये हैं कि दर्द में दवाइयों और ऑपरेशन के दरमियान में एक और लोग होने चाहिए जो हम लोग हैं। ठीक है। जैसे हम एक छोटे से एक PRP जो आपने सुना होगा, लोग बालों में इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल हम लोग उसको घुटनों में इस्तेमाल करते हैं। ओके। और उससे मतलब ये नई एक जिद्दत आ चुकी है इस चीज में। एक उसको हम हाइब्रिड टेक्निक कहते हैं। ठीक है। इसमें एक PRP यूज करते हैं, एक ओजोन गैस होती है उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। एक इंजेक्शन लगता है, 3 से 5 मिनट लगते हैं, ना होने के बराबर दर्द होती है।
बेसिक कॉन्सेप्ट ये कि घुटनों के अंदर जो लुब्रिकेशन है वो ठीक होनी चाहिए, ब्लड सप्लाई ठीक होनी चाहिए। उसके अलावा घुटनों के अंदर जो कार्टिलेज डैमेज होनी शुरू हो जाती है उसको रोकना चाहिए। ठीक है, ये सारे पॉसिबल हैं, लेकिन 3 से 5 मिनट का प्रोसीजर है, कोई दर्द नहीं है, उसके बाद उठें और घर चले जाएं, दैट्स इट। तो ये प्रोसीजर कितना लंबा है? मतलब एक ही दफ़ा में इंजेक्शन लगा के ये प्रोसीजर करके टेक्निक अपना के हम लोग ठीक हो सकते हैं, इसके बाद भी हमें सेशंस लेने पड़ते हैं? जी, उसमें डिपेंड ये करता है कि आपके घुटनों की जो डैमेज है उसकी स्टेज कौन सी है। ठीक है, सपोज जिसकी स्टेज 1, 2 है उसको तो एक की जरूरत पड़ती है, जिसकी स्टेज 3 और 4 है उसको 2-3 दफ़ा आना पड़ता है, वही 15 से 20 दिन के बाद। लेकिन काम सिर्फ 3 से 5 मिनट का, इंजेक्शन लगाने का टाइम 30 सेकेंड है और उसके बाद आप उठ के घर चले जाएं। देखिए, बात कॉन्सेप्ट सिर्फ ये है कि हर बुजुर्ग की, हर वो बंदा जिसको घुटनों की दर्द है उसकी हम सर्जरी नहीं कर सकते। ओके, सर्जरी सिर्फ उन लोगों की होनी चाहिए जिसमें ये सारा कुछ आजमा लिया जाए। नंबर 2, इसमें फ़ायदा ये है कि ये चीज़ आपके अपने ब्लड में से निकली है, कोई बाहर से चीज़ तो ला के लगा नहीं रहे हैं, उसका तो फ़ायदा तो पॉसिबल है, नुकसान कोई भी नहीं। ठीक है, और उससे पहले जितनी जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं, ख़ासतौर पे एक्सरसाइज है, थोड़ी सी डाइट का बेहतर होना है, डाइट अच्छी कर लें तो उससे भी चीज़ें फ़र्क पड़ जाती हैं। और ख़ास तौर पे हम जो मना करते हैं डाइट को, जो वाइट ब्रेड्स हैं, मैदा है, इस किस्म की चीज़ें, जो बर्गर्स हैं, सैंडविचेस हैं, फिज़ी ड्रिंक्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये तमाम बॉडी के लिए भी, जिस्म के लिए भी, तमाम हमारे मसल्स के लिए भी और इवन बोन्स के लिए भी नुकसानदेह। इनको अवॉइड करें। ये जो आप नई टेक्निक हमें बता रहे हैं कि इंजेक्शन के थ्रू आप लोग करते हैं, कि ये सिर्फ घुटनों के लिए या ये कमर के लिए भी हो सकती है? बाकी जिस्म में भी करते हैं, कमर के लिए भी हो सकती है। ओके, कमर के तो हमने तकरीबन कोई वी हैव डन मोर देन 70,000 पेशेंट, 70,000 मरीज जो डिस्क के थे वो हमने किए हैं, अल्लाह का शुक्र है, उनमें से अक्सरियत ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, फ़ायदा ज़रूर हुआ है, तो सारी दुनिया से लोग आते हैं। तो इसका रिकवरी रेट कितना है? मोर देन 75%। और कितनी देर तक मतलब वो सही हो जाते हैं, उनको उस तरह की पेन नहीं हो रही होती जैसे वो पहले महसूस कर रहे होते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है, डिपेंड करता है कि वही कितनी एक्सटेंट क्या है उनकी। अब अक्सरियत लोग ऐसे हैं जो आज उन्होंने अपना वो प्रोसीजर कराया, आधे घंटे का रेस्ट किया, उसके बाद वो शाम को घर चले गए और अगले दिन अपने ऑफिस चले गए। ओके, और ये सब कुछ ये सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा, वी हैव लर्नड इट फ्रॉम इटली, यूरोप में, अमेरिका में, सारा कुछ प्रोसीजर्स हो रहे हैं। और तो ये यहाँ पर पहली दफा आया पाकिस्तान में ये टेक्निक? जी, थोड़े लोग हैं, वेरी लिमिटेड, जो मतलब बेशुमार प्रोसीजर ऐसे हैं जो हम करते हैं जो सर्जरी से पहले होते हैं, और ये दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोसीजर्स तमाम टर्की में, इंडिया में, चाइना में, रशिया में, तमाम जगहों पे प्रोसीजर होता है। तो इसके अलावा क्या थेरेपीज वगैरह भी यूज़ की जाती हैं, वो टेक्निक्स भी होती हैं? जी, इसके बाद फिर हम लोगों को फिजियोथेरेपी के बारे में भी बताते हैं। ठीक है, कि सिर्फ यही नहीं कि आप इंजेक्शन लगवा लिया उसके बाद सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, उसके बाद भी आपको उसको सस्टेन करना है तो उसके लिए आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ी सी फिजियोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ेगी ताकि उसको मेंटेन किया जा सके, दोबारा ये मसला ना हो। और दूसरा हमें फिर एक्सरसाइज की तरफ भी जाना चाहिए। एक्सरसाइज किस तरह की करनी चाहिए अगर लोग घुटनों के दर्द में मुब्तला हैं या कमर के दर्द में मुब्तला है, तो उनके लिए एक्सरसाइज करना मुफीद है या नुकसानदेह साबित हो सकती है? देखिए, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके लिए सबसे जो बेहतरीन एक्सरसाइज है, और वो हम सब के लिए भी है, ठीक है, वो वॉक है। ओके, सबसे इससे बेहतरीन एक्सरसाइज कोई नहीं। स्विमिंग हर बंदा कर नहीं सकता, एग्जैक्टली, वॉक तो कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, मेरे पास बहुत सारे मरीज आजकल आते हैं जो ये कहते हैं जी कि हम वॉक इसलिए नहीं करते कि जी बाहर डेंगू है। आप सिर्फ ये देखें, अगर अपने आप को अच्छी तरह कवर कर लें, आजकल तो सर्दियाँ सर से पाँव तक अपने आप को कवर कर सकते हैं, जो चीज़ एक्सपोज्ड है उसके ऊपर आप मस्किटो रिपेलेंट लगा लें, उसके बाद आपको ज़रूरत ही नहीं किसी चीज़ की। लेकिन ये मुझे लगता ही है ज़ाती तौर पे कि हम लोग अपने आप को कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं काम ना करने के लिए, तो उसमें हमें बड़ा अच्छा एक मिल जाता है कि यार बाहर बहुत डेंगू है इसलिए मैं नहीं बाहर जा रहा। जी, आप कवर करें अपने आप को, ठीक है, और 15 मिनट का चक्कर लगा के वापस आ जाए। लेकिन फिर किस तरह की वॉक करनी चाहिए? स्लो वॉक करनी चाहिए या तेज वॉक करनी चाहिए, ये भी बता दें। स्लो से शुरू करें, ठीक है, और जितनी आपकी बॉडी आपको इजाज़त देती है उस स्पीड तक जाएं। और हम ये कहते हैं कि डोंट वॉक थ्रू पेन। अगर आपको दर्द शुरू हो गई है, चाहे वो किसी भी तरह की दर्द है, तो ये मत सोचें कि जी मैं देखता हूँ कितनी दर्द होती है। जहाँ पे आपको दर्द हो रही है वहाँ पे आप थोड़ा सा रेस्ट कर लें, रुक जाएं, और आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि मेरी कैपेसिटी कितनी है। और दिन में 15 मिनट मैक्स जो है वो आप लोगों ने एक्सरसाइज करनी है, मिनिमम 15 अच्छा मिनट, हाँ। आधा घंटा जो है वो मैक्स है, मिनिमम जो है वो 15 मिनट तो निकाल ही सकते हैं अपने लिए, अपनी सेहत के लिए, ताकि हम लोग फिट रह सके। तो क्या खुराक फिर किस तरह की लेनी चाहिए अगर सर्दियों में बात की जाए, ताकि हमारी ये दर्दें भी जो है ये भी हमें जान छोड़ दें हमारी?
पहली चीज़ जो मेरे ख्याल में हमें नाश्ते से शुरू करना चाहिए। बिल्कुल। ब्रेकफास्ट में अगर आप फ्रूट लेते हैं और ख़ास तौर पे एग ले लें, एग की जो सबसे बेहतरीन किस्म है वो बॉइल्ड एग है, और सबसे ख़तरनाक किस्म जो है वो ऑमलेट है। अब ये ऑमलेट जो हम खाते हैं, पता नहीं कितना ऑयल अब्जॉर्ब, ये तो आप जो घर वाले उनको पता हो कि पता नहीं कितना ऑयल अब्जॉर्ब कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो आप बजाय अंडा लेने के आप ढेर सारा घी अंदर ले जाते हैं। तो बेहतर नहीं कि हम एक बॉइल्ड एग लें, वो सबसे बेहतरीन है। और जितना सिंपल डाइट होगी खासतौर पर ब्रेकफास्ट में उतना बेहतरीन है। तो इसी तरह जो हमारी दोपहर की और रात के भी खाने हैं, उसमें जितनी सिंपल सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करें, फल ज़्यादा इस्तेमाल करें, घर की बनी हुई चीज़ें खाएं। जितनी हम घर से बाहर चीज़ें खाते हैं उसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल होंगी, वो ठीक नहीं है। जितना अवॉइड कर सकते हैं हमें करना चाहिए। ख़ासतौर के ऊपर जो फास्ट फूड है ये तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। बिल्कुल ऐसे ही अपनी खुराक को ठीक रखें, एक्सरसाइज सही तरीके से करें और अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लें। तो मेरे ख्याल से ये जो दर्दें हैं या पुरानी जितनी भी चोटें हैं उनकी दर्दें निकल आती हैं, तो वो हम बच सकते हैं और बाकी भी बीमारियों से हम बच सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी हमारे साथ मौजूद थे, पेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं और इस हवाले से हमारे साथ गुफ्तगू की है। जनाब आगे बढ़ते हैं और हमने कुछ बात करनी है अब शोबिज़ न्यूज़ के हवाले से। तो अदाकारा इफ़त उमर ने शोबिज़ छोड़ने का ऐलान कर दिया है। तो अदाकारा का कहना है कि मैं पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री में मजीद काम नहीं करूंगी क्योंकि यहाँ पर मेरे मतलब का काम मौजूद नहीं है, और यकीन करें कि मैं पाकिस्तानी ड्रामे देखना भी पसंद नहीं करती। तो अदाकारा ने अपने माजी पर बात करते हुए कहा कि 26 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी और जिसके बाद मैं शोबिज़ की दुनिया से कुछ वक्त के लिए दूर भी हो गई थी क्योंकि उस वक्त मैं अपने शौहर और घर वालों को वक्त देना चाहती थी, जबकि मैंने अपने उरूज पर शोबिज़ से किनारा कशी इख्तियार की थी। इफ़त उमर का मजीद कहना था कि शादी के चंद साल बाद मुझे लगा कि अब वापस शोबिज़ की दुनिया जो है मुझे जाना चाहिए, तो मैंने माँ के किरदार से इंडस्ट्री में वापसी की, लेकिन मुझे बहुत मायूसी हुई और मैं अपने काम से खुशी महसूस नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से अच्छे ड्रामास का ना बनना है और लिहाजा इंडस्ट्री को छोड़ने का मैंने अब फैसला कर लिया है कि अब मैं इंडस्ट्री में काम नहीं करूँगी। तो मेरे ख्याल से जो भी उनके कंसर्न्स हैं वो ठीक हैं और वो अगर काम नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल टोटली उनका ही फैसला है। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर आपके साथ इसी से रिलेटेड है, वो आपके साथ शेयर करें। तो पाकिस्तान की उभरती हुई अदाकारा और मॉडल एमन सलीम ने शोबिज़ इंडस्ट्री छोड़ने के फैसले को वापसी की वजह बता दिया है। और अदाकारा एमन सलीम ने इंटरव्यू में अपने आने वाले नए प्रोजेक्ट्स और शोबिज़ में वापसी से मुतालिक भी बात की है। और शोबिज़ इंडस्ट्री छोड़ने के ऐलान के बाद दोबारा वापसी से मुतालिक पूछे गए सवाल के जवाब में एमन ने बताया कि वो इंडस्ट्री में काम करने से मुतालिक वाज़ेह सोच नहीं रखती थी और इंडस्ट्री में रहने के लिए आपको हर वक्त किसी ना किसी किरदार में रहना पड़ता है। हता कि आप किसी तकरीब में भी शामिल हो जाएं तो वहाँ पर भी ऐसी मसनूई ज़िंदगी जीनी पड़ती है जो मैं जीना नहीं चाहती, और वो पहले इसके लिए तैयार भी नहीं थी। तो एमन सलीम का बताना था कि आजकल वो अपने नए आने वाले प्रोजेक्ट में मसरूफ़ हैं जो कि अगले साल नशर किया जाएगा। तो अगले साल हम देखेंगे कि उनका कौन सा नया प्रोजेक्ट आ रहा है और कुछ ही देर रह गई है और हम उनको दोबारा से जो है पर्दे पे देखेंगे। और आगे बढ़े, एक और ख़बर आपके साथ शेयर करें तो कोमल अजीज़ ने पालतू कुत्ते से मिलते जुलते कपड़े पहन लिए हैं। पाकिस्तानी अदाकारा है कोमल अजीज़ ने अपने पालतू कुत्ते के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है, आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, जिसमें वो निहायत ही खुश नज़र आ रही हैं हम सबको। तो कोमल अजीज़ की जानिब से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तस्वीर शेयर की गई थी जिसमें उन्होंने अपना पसंदीदा पालतू कुत्ता भी अपने साथ बिठाया हुआ है। और कोमल अजीज़ के पालतू कुत्ते का रंग स्याह और सफ़ेद है, जबकि उस तस्वीर में जो कोमल अजीज़ ने कपड़े भी पहने हैं वो भी ब्लैक एंड वाइट पहने हुए हैं। तो कोमल अजीज़ का अपनी पोस्ट के कैप्शन में भी लिखना था कि हम दोनों जुड़वा लग रहे हैं। कोमल अजीज़ की ये पोस्ट उनके मद्दाहों की जानिब से खूब पसंद भी की जा रही है और बहुत वायरल भी हो गई है सोशल मीडिया पर। तो हमने सोचा क्यों ना आपके साथ भी इस चीज़ को शेयर किया जाए। तो आपने कहीं नहीं जाना, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। तो जैसे ही आपको पता है कि मौसम अंगड़ाई लेता है ना, तो हमारे जितने भी मेकअप ट्रेंड्स होते हैं या कपड़ों के ट्रेंड्स होते हैं
उनमें चेंजिंग आना शुरू हो जाती है। और सर्दियों की खास तौर पर अगर बात की जाए तो सर्दियों में हमने क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, ये एक मुश्किल तरीन मरहला होता है, क्योंकि एक तरफ मौसम के असरात का भी हम लोगों ने ख्याल रखना होता है और दूसरी तरफ हम लोगों ने फैशन ट्रेंड्स पर भी अमल दरामद करना होता है। यानी कपड़े जो हम लोग पहने वो हमें गर्म भी हो, हमें सर्दी से भी बचाएं, लेकिन देखने में स्टाइलिश भी लगे और ट्रेंडी भी लगे। और आजकल के फैशन ट्रेंड्स की अगर बात करें तो मुख्तलिफ ब्रांड्स और डिजाइनर्स की तरफ से न्यू कलेक्शन और नए नए ट्रेंड्स मुतारिफ करवाए जा चुके हैं। तो अगर आप भी क्या पहने और क्या खरीदने की कश्मकश में मुब्तला है तो हम आपकी जो मुश्किल है ये आसान करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने एक ऐसी मेहमान को मदऊ कर रखा है अपने प्रोग्राम में जो हमें आज मौसम सरमा के न्यू और अफोर्डेबल फैशन ट्रेंड्स के हवाले से मज़े की टिप्स देने वाली हैं कि हमें क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए। शादी सीज़न आपको पता है कि अरूज पर है, उस हवाले से क्या क्या न्यू ट्रेंड्स इन हो चुके हैं, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अफशा जमाल है, फैशन डिज़ाइनर है। अफशा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। अफशा, अब सर्दियाँ आ चुकी हैं तो किस तरह के जो फैशन हैं, किस तरह के जो कपड़े हैं वो इन हो चुके हैं और कौन सा डिज़ाइन और कौन से जो ट्रेंड्स हैं वो आउट हो चुके हैं इस वक्त? सबसे पहले तो सर्दियाँ आती हैं तो लोग खुशी से ही वो हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ इस दफ़ा भी सर्दी लेट आई है, बट ट्रेंड्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, क्योंकि हम लोग इंतज़ार में होते हैं कि सीज़न चेंज हो। और सीज़न चेंज होने से पहले हमारे ड्रेसेस तैयार होने शुरू हो जाते हैं। तो जो कलर्स होते हैं सबसे पहले वो मैटर करते हैं, फिर मटेरियल मैटर करता है। कलर्स में सबसे ज़्यादा जो है ना सर्दियों में ब्राइट कलर्स, क्योंकि शादियों का सीज़न है, साथ में बंदे का दिल करता है बंदा तैयार श्यार होकर निकले, तो डार्क कलर्स जो है वो बहुत इन। ठीक है। और मटेरियल्स में अगर देखा जाए तो वेलवेट इज़ ऑलवेज इन, क्योंकि सर्दी स्टार्ट होने के लिए, क्योंकि हमारे पास 2 महीने होते हैं तो लोगों को बस क्रेज़ होता है कि वेलवेट होनी चाहिए, सिल्क एंड वेलवेट। तो उसमें आपका ये होता है कि ट्रेंड्स भी आपके हो जाते हैं कि आप फॉलो कर रहे होते हैं नए ट्रेंड्स को, और कलर्स की नए कलर्स जो होते हैं ना वो आते रहते हैं। लेकिन इस दफ़ा क्या नए ब्राइट कलर्स में क्या क्या है, ये डार्क कलर्स में कौन कौन से कलर ज़्यादा इन? हाँ, शादियों का सीज़न है तो ब्राइट कलर्स में शॉकिंग पिंक फिर से बहुत ज़्यादा इन हो गया। पहले बीच में मैरून और रेड्स थे, बट अब शॉकिंग पिंक्स, पर्पल, इस तरह के कलर्स जो है ना, रॉयल ब्लू जो कि जिसे कहते हैं बड़ा पुराना हो गया था, पहले लोग नहीं पहनते थे, बीच में बिल्कुल छोड़ दिया, अब दोबारा से इन हो गया। ठीक है। सो अगर आप देखा जाए तो शादियों पे भी ना लोग कलरफुल कपड़े, गर्मियों में जरा लाइट कलर होते हैं, बट शादियों पे सर्दियों में वैसे ही डार्क कलर्स चलते हैं। तो ट्रेंडी किस तरह हम अपने कपड़ों को करें, या हमारी जो वार्डरोब है उसको हम ट्रेंडी किस तरह कर सकते हैं? हमने बाहर जाना है, कैजुअल वेयर की भी मैं बात कर रही हूँ कि किस तरह का हमें स्लीव्स किस तरह की होनी चाहिए, हमारी जो कमीज है वो किस तरह की होनी चाहिए, अगर हम लोगों ने शलवार या क्यूलट बनाना है तो वो किस तरह का होना चाहिए? जो रिसेंट ट्रेंड है ना उसमें बहुत ज़्यादा गॉडी स्टाइल नहीं है, तो आप अगर नॉर्मल वेयर भी देखें, आप ऐसे अब कपड़े लोग हम बनाते हैं कि वो घर पे भी पहन सके, फॉर्मल वेयर भी हो, आप पार्टी पे भी जा सकती हैं, आप शाम को अगर फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर है उसमें भी जा सकते हैं। तो उसमें यह है कि बेसिक कलर्स, न्यूड्स जो होते हैं, जैसा आप बेसिक कलर में जाते हैं, एक ही टोन में हर चीज़। अगर आप मेरा ड्रेस देखें तो मैंने एक ही टोन में रखा है। तो उससे ये होता है कि आपका फॉर्मल लुक भी आ जाती है और आपको वो पहन के अच्छा भी लगता है। तो ये कलर्स जो है ना शाम के वक्त आप स्लीव्स में थोड़ा सा कुछ ऐड कर ले, कोई डिज़ाइन ऐड कर ले, गले पे थोड़ा सा कर ले, मतलब बहुत ज़्यादा टू मच नहीं है। तो आपको स्टाइल सिर्फ देना है, आपकी स्लीव्स में स्टाइल आ जाता है, आपकी नेकलाइन में स्टाइल आ जाता है, तो उससे ही आपकी, क्योंकि वो एक आजकल सेल्फी का बड़ा ज़माना है, तो सेल्फी में ये होता है कि आपके हाफ जो कवर करता है एरिया, वो सेल्फी में वो अच्छा आना चाहिए। तो उसके लिए लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं कि डिज़ाइनर्स भी, अब ज़्यादा ट्रेंड ये है कि आपके नेकलाइन के ऊपर कर दें, शोल्डर्स पे कुछ कर दें, स्लीव्स अच्छे बना लें, तो उससे ही ट्रेंड। आजकल जैसे आपने भी पफी स्लीव्स पहनी है, आजकल ये इसका बहुत ज्यादा ट्रेंड है। बिल्कुल, ये बलून स्लीव्स है। और इससे ये है कि ऑर्गेन्जा के भी हैं, शीक लुक भी आ जाती है, आपको स्टाइलिश भी लगता है बंदा और अच्छा भी लगता है, सर्दी भी नहीं लगती। एग्जैक्टली। तो कट्स किस तरह के, मतलब कमीजों के कट्स किस तरह के चल रहे हैं? कट्स ऐसे है कि कट्स आजकल ये नहीं मैं कह सकती कि कोई शॉर्ट शर्ट पहन रहा है, कोई लंबी, ज्यादा लॉन्ग शर्ट्स है, शादियों पे फ्रॉक्स हैं, बहुत ज़्यादा गाउन्स बहुत ज़्यादा इन है, बट मिक्स एक वो सिस्टम चल रहा है कि जिसने लॉन्ग पहनना है उसने लॉन्ग पहनना है, जिसने शॉर्ट पहनना है वो शलवार के साथ आजकल शॉर्ट शर्ट, ठीक है, और उसके साथ बड़ा दुपट्टा, 3-3 पौने 3-3 गज के दुपट्टे, कलरफुल दुपट्टे बहुत इन है। वेलवेट की शॉल्स जो हैं वो आपको पता है ट्रेंड होता है हर साल,
तो वेलवेट की शॉल्स बहुत इन है, बहुत अच्छी लगती हैं। उनके साथ आपने प्लेन सूट पहना हुआ है तो वो उसके साथ आपको वो भी बड़ा अच्छा लगता तो है। फिर वेलवेट की शॉल के साथ क्या वेलवेट का ही सूट प्लेन जाएगा या कोई और कपड़ा जाएगा? देखिए दोनों तरह की चीजें चलती हैं। जी। अगर आप स्लिम है ना तो आप वेलवेट का सूट भी पहन सकते हैं और साथ शॉल चलता है। ओके। और अगर आपको आप चाह रहे हैं कि आपकी लुक जो है वो आप पतले स्लिम लुक नजर आए तो आप सिल्क के साथ आप वेलवेट की शॉल पहन सकते हैं, शिफॉन के साथ पहले वेलवेट किसी के साथ भी पहन किसी के साथ भी चल सकते हैं। लास्ट टाइम हम देख रहे थे अफरा कि एम्ब्रॉयडरी का बहुत ज़्यादा रुझान था, हर किसी कपड़े पे हम थोड़ी बहुत एम्ब्रॉयडरी देख रहे हैं, क्या इस दफ़ा भी ऐसे ही कुछ देखने को आएगा? बेसिकली देखिए जो ट्रेंड्स है ना वो मार्केट में चेंज होते हैं, डिजाइनर्स ही चेंज करते हैं। और ये ट्रेंड्स हम पाकिस्तान में भी डिजाइनर्स जो चेंज करते हैं वो भी बाहर से ही आए होते हैं। वहाँ पे जो कट्स चल रहे होते हैं, जो स्टाइल चल रहा होता है। हमारे यहाँ तिल्ले की एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़्यादा इन हो गई है। एक तो अफोर्डेबल बहुत ज़्यादा है, कोविड के हालात की वजह से लोगों की जो प्राइस रेंज है वो काफ़ी कम हो गई है। सो अफोर्डेबिलिटी को देखा जाए तो अब जो मार्केट में हम रिटेल वाले जो लोग हैं वो ये करते हैं कि तिल्ला ऐड कर लेते हैं डिज़ाइंस में, कढ़ाई में। उससे ये होता है लुक गॉडी आती है और आपका खर्चा कम होता है। अच्छा। तो जो मेन डिजाइनर्स है, बड़े डिजाइनर्स है, वो हाथ का काम करवाते हैं जो कि काफी एक्सपेंसिव होता है। तो उसमें फिर ऑब्वियसली वो आपको पॉकेट देखनी पड़ती है कि किस पॉकेट के हिसाब से मतलब तो हम डिजाइनर्स रेंज के हिसाब से कपड़े बनाते हैं। रिटेल मार्केट में आपको तिल्ला एम्ब्रॉयडरीज बहुत मिलेंगी, ठीक है, और वो प्रिंट के ऊपर भी एम्ब्रॉयडरीज कर देते हैं तो उससे ये होता है कि आपको फॉर्मल लुक मिल जाती है, आपको कुछ करने की और जैसे अभी आपने अफशा प्रिंट की बात की है, प्रिंटेड भी बहुत चल रहे थे। हमने गर्मियों में भी देखा है कि प्रिंटेड कमीजें भी और प्रिंटेड शलवारें भी चल रही थी। सर्दियों में ऐसा कुछ होगा या प्लेन्स में ही जाएंगे? सर्दियों में देखिए नॉर्मल आउटफिट्स जो होते हैं वो होते ही प्रिंटेड ही है, लेकिन ये कि अगर आपने कहीं फॉर्मल वेयर पे फॉर्मल ओकेजन पे जाना है तो फॉर्मल वेयर में आप अगर प्रिंट यूज करते हैं ना तो वो फिर उसकी वो लुक खत्म हो जाती है। तो उसमें हमें प्रिंट नहीं हम यूज करते, ठीक है। उसमें एम्ब्रॉयडरी की लुक आ जाती है, या उसमें आजकल पेंट भी चल रहा है, पैच वर्क चल रहा है, हर चीज इन है, तो आप उसको उस तरह लेके चल सकते हैं। प्रिंटेड ये होता है कि प्रिंटेड शादियों पे ओकेजनल वेयर नहीं है, तो फिर लोग ज्यादा, क्योंकि सारा 7-8 महीने गर्मियों के हम प्रिंट पहन के ना हम लोग थक जाते हैं। एग्जैक्टली कि अब कुछ हमें सादा पहनने को दें, कुछ ऐसी चीज। दूसरा हमने गर्मियों में काफ्तान बहुत देखा है, ये इन है काफ्तान सर्दियों में वेलवेट में इन है, काफ्तान बहुत इन है। वेलवेट की बहुत ज़्यादा कलेक्शंस लोगों ने निकाली है। चिकनकारी, शिफॉन चिकनकारी ऐसा है, उसमें मैंने भी काफ़ी काफ्तान्स बनाए, ठीक है। उसमें यह है कि वो कैरी करना भी इजी होता है, गर्मियों में भी चलता है, सर्दियों में भी चलता है, और प्लस उसमें यह है कि आपकी एक शीक लुक आती है, पतले लगते हैं थोड़ी, उसकी स्टाइल भी आ जाता है, नया स्टाइल आ गया और आप ट्रेंडी भी लगते हैं। तो वो सर्दियों में वेलवेट चलती है, लेकिन चिकनकारी जो है ना वो ऑल टाइम है, वो गर्मियों में पहन सकते हैं और सर्दियों में पहन सकते हैं। लेकिन किस तरह के लोगों को पहनना चाहिए, काफ्तान पहनना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट देखिए चीज है ये। हाँ सही कह रही हैं आप, लेकिन ये कि कैरी करने की बात है, ठीक है। कई मैंने मोटे लोगों को पहने हुए देखा है एंड दे नो हाउ टू कैरी देमसेल्व्स एंड दे लुक अमेजिंग रियली। और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो स्लिम भी हैं, मतलब वो स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में भी हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू कैरी द थिंग। तो काफ्तान की सबसे बड़ी चीज़ है, एक तो आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और आपको अगर पता है कि आपने काफ्तान पहनना है तो आपने उसको कैसे कैरी करना है। अगर आप कैरी उसको कर सकते हैं तो आई थिंक इट्स अ बेस्ट ऑप्शन इन सर्दियों में पहनने के। तो काफ्तान पे किस तरह का मतलब काम चल रहे हैं या वो भी प्लेन चल रहे हैं? नहीं, काफ्तान पे क्योंकि काफ्तान ऐसा ड्रेस है जो आप नॉर्मल नहीं पहन सकते, आपने कहीं फंक्शन पे जाना है, इवेंट पे जाना है तो आप पहनते हैं, तो उस पे आपको एम्ब्रॉयडरीज भी चल रही है, काम चल रहा है, काम ज़्यादा, हाँ जी बिल्कुल काम चल रहा है। शिफॉन चिकनकारी पे थोड़ा बहुत काम गले पे, नेकलाइन पे करा ले, वो भी बड़ा अच्छा लगता है। तो शादी सीजन की अगर बात करें, ये तो हो गया ना कि हम लोगों ने कैजुअल वेयर किस तरह करना है, शादी सीजन में क्या चल रहा है, मतलब अगर ब्राइड्स वही मरून या रेड में जा रही हैं या कुछ चेंज आया है उसके अंदर? नहीं, ब्राइड्स का काफ़ी चेंज है। कुछ हमारे ये है एक थिंकिंग है कि दुल्हन को लाल जोड़ा लाल जोड़ा पहनना, और शायद हमारी फैमिलीज में ये होता है कि पेरेंट्स को, मदर्स को देखा होता है या मदर्स के जोड़े हमारे सामने होते हैं तो हम शायद उस चीज़ को ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो ट्रेंड चेंज हो गया है, बहुत लाइट कलर्स, ग्रेज बहुत इन है, पेस्टल्स, लाइट बेबी पिंक, पीच पिंक, इस तरह के कलर्स जो है ना आप ब्राइड ज़्यादा प्रेफर करती हैं।
बहुत कम ब्राइड्स हैं जो क्लासिक की तरफ जाती हैं तो वो कहती है रेड जोड़ा चाहिए। ठीक है। तो जोड़े में भी अब आपको देखें ना कि पहले शर्टें होती थी लॉन्ग शर्ट, अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, अब गरारे लहंगे के साथ तो लॉन्ग शर्ट नहीं अच्छी लगती, तो आपको ब्लाउज चल रहे हैं और उनके साथ आप गाउन्स चल रहे हैं, लहंगे चल रहे हैं, तो वो रेड ऑरेंजेस में जाते हैं, मैरून्स में जाते हैं बहुत कम लोग, लेकिन ज़्यादा पीच ग्रे ये कलर्स चलते हैं। ये कलर्स बहुत इन, ये बारात पे चल रहे हैं। पेस्टल कलर्स पेस्टल कलर्स जो है आजकल बारात पे ये इन हुआ हुआ है। मेहंदी की तरफ हम आ जाएं तो वो उस पे क्या चल रहा है, और जो साइड पे जो लोग होते हैं, जो घर वाले फैमिली होती है, वो किस तरह की डिमांड्स लेकर आती है, उनको क्या उनके माइंड में होता है कि हमने आजकल के फैशन के साथ चलना है या हमने जो अपना माइंड सेट बनाया हुआ है हमने उसी के साथ चलना है? देखिए फैशन के साथ चलना पड़ता है, सब कोशिश यही करते हैं कि फैशन के साथ चलें। मेहंदियों पे लोगों को आजकल ना शरारों का बहुत शौक चढ़ा हुआ है, गरारे का, शरारे का, पुराने वाले फैशन जो है ना वो दोबारा आ रहे हैं। तो घाघरा चोली, ब्लाउज, दुल्हन ब्लाउज और लहंगा बनवाती है, और कलर्स वही हैं, रस्ट, मैरून, उसमें शॉकिंग पिंक्स हैं, ग्रीन्स हैं, बॉटल ग्रीन इज टू मच इन। बॉटल ग्रीन बड़ा प्यारा लगता है, मेकअप बहुत अच्छा लगता है, दुल्हन को भी अच्छा लगता है, तो फिर फैमिली पूरी उसके हिसाब से अपना वो एक थीम सेट कर लेती है ताकि फिर जो दुल्हन ने पहने वो हम ना पहन सके। अफशा जमाल हमारे साथ मौजूद थी, फैशन डिजाइनर है। अफशा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई हैं और जो आजकल इन है और क्या फैशन आउट है उसके हवाले से हम बात कर रहे थे, और बहुत सी कंफ्यूजन जो है मुझे भी और आप लोगों की भी हल हो गई होगी कि हमने शादी सीजन में क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना। तो मजीद भी मैंने आपसे बात करनी, आपने कहीं नहीं जाना, इस छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, लाहौर में यके बाद दीगरे होने वाले वाकयात ऐसे लग रहे हैं कि शहर में जराइम पेशा अफराद इस वक्त बेकाबू हो चुके हैं, और शहर में रहजनी और डकैती की रोजाना की बुनियाद पर कई केसेस जो हैं हमारे सामने रिपोर्ट होते हैं। रवा हफ्ते की अगर बात की जाए तो 229 मोटरसाइकिलें चोरी हो गई हैं। स्ट्रीट क्राइम की 102 वारदातों में शहरी करोड़ों रुपए से महरूम हो चुके हैं, और बेशतर केसेस में मुलजिमान तो अभी तक गिरफ्तार ही नहीं किए जा चुके। और इसी तनाजुर में शहर की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए सेफ सिटी अथॉरिटी का कयाम अमल में लाया गया था, और शहर में तकरीबन 8000 के करीब कैमरे नस्ब किए गए थे, जिनमें से 2500 के करीब जो कैमराज हैं वो कई अरसे से खराब पड़े हैं, लेकिन उनको ठीक नहीं करवाया जा रहा, जिसकी वजह से पुलिस को मुलजिमान को पकड़ने में बहुत सारी मुश्किलात भी पेश आती हैं। तो ये कैमरे क्यों नहीं ठीक करवाए जा रहे, इस पर भी हमने बात करनी है। लेकिन इसके साथ साथ सेफ सिटी अथॉरिटी की तरफ से वुमेन एक्ट मुतारिफ करवाई गई थी, लेकिन उसके हवाले से अवेयरनेस ना होने की वजह से शहर में खवातीन से भी ज्यादती के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। तो लाहौर में गुज़श्ता 6 रोज के दौरान ही 15 खवातीन के साथ मुबैना ज्यादती हुई है, लेकिन पुलिस जो है वो नामजद मुलजिमान को ताहाल गिरफ्तार नहीं कर सकी है। तो सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से स्मॉग की रोकथाम के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। इन सब मामलात पर हमने बात करनी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं DIG कामरान खान है, COO हैं सेफ सिटी अथॉरिटी के। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं सर आप? जी शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो जो कैमरास खराब हैं उस हवाले से बात कर लेते हैं। आप पहले भी हमारे शो में आए थे, तब भी मैंने आपसे ये सवाल किया था। अब 25% जो कैमरास हैं वो शहर में खराब हैं इस वक्त, उस हवाले से बताइएगा क्यों नहीं उनको ठीक करवाया जा रहा, क्या परेशानी है या क्या कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से ये रुकावट बनते जा रहे हैं? जी, मैंने भी जैसे आपने ठीक कहा, आपने पहले पूछा था, आपको वाजे किया था। जिस निजी कंपनी के साथ ये मुआहदा हुआ था, उसने कैमरे लगाए थे, उन्हीं के जिम्मे था कि 5 साल की ये ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस भी इन कैमरों की वो करेंगे। लेकिन जब ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस शुरू हुआ तो कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल इशूज ऐसे सामने आ गए जिसमें उनके मज़ीद फंड्स के मुतालबात कर दिए, और वो बहुत ह्यूज फंड्स थे, और जिसकी वजह से वो उनसे कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल इख्तलाफात पैदा हुए, और वो ताहाल उसको जो है कंक्लूड हम नहीं कर सके हैं। सर, हमें बताइएगा, अभी दुबई एक्सपो में नोकिया कंपनी के साथ MOU साइन किया गया है, इस हवाले से बताइएगा इस पर कब से अमल दरामद जो है वो शुरू हो जाएगा? जी, नोकिया कंपनी के साथ हमारा MOU साइन हुआ है कि जिसके अंदर वो
नोकिया कंपनी पाकिस्तान में आएगी, लाहौर में आएगी और एक पायलट प्रोजेक्ट करेगी जिसमें हमारे पास जो सेफ सिटी का ये कंपोनेंट है सारा, इसको कन्वर्ट करने के लिए स्मार्ट सिटी में जी। इसमें जो म्यूनसिपल फंक्शंस हैं, हमारी स्ट्रीट लाइट्स जल रही हैं, दिन के बाद क्यों जल रही हैं, रात को क्यों नहीं जल रही हैं, वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से है, एनवायरनमेंट के हवाले से है, कि वो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो स्मार्ट सिटी का हिस्सा होती हैं। इस हवाले से वो कंपनी इधर आएगी और अपनी कॉस्ट पे, फ्री ऑफ कॉस्ट पे, हम एक पायलट प्रोजेक्ट छोटा सा किसी रोड पे किसी एरिया में करके देगी, जिसमें वो डिमॉन्स्ट्रेट करेगी कि उस कंपनी के पास भी कैपेसिटी है। और हम उसके ज़रिए ये डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते हैं कि जो सेफ सिटी का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है लाहौर में, जो कम्युनिकेशन लेयर है, जो पूरी बैकबोन एक टेक्नोलॉजिकल हमने पूरे लाहौर में ले की हुई है, हमारे पास 2000 किलोमीटर फाइबर केबल है पूरे लाहौर में जो डेडिकेटेड है इस प्रोजेक्ट के लिए, कि इसको यूटिलाइज करते हुए हम कम से कम फंडिंग के साथ इसको सेफ सिटी को स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मेयर लाहौर को, कमिश्नर लाहौर को, डीसी लाहौर को, या बाकी जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, एनवायरनमेंट कंपनी है, इन इदारों को इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए फैसिलिटेट कर सकते हैं और उनके ऑफिस के अंदर ये चीज़ें फराहम की जा सकती हैं, जहाँ डैशबोर्ड पे बैठ के वो अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके जरिए इसको मॉनिटर कर सकते हैं और अपना जो भी उन्होंने ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करनी है लाहौर में, उस हवाले से काम कर सकते हैं। स्मॉग के हवाले से सर मैं बात करना चाहूंगी, आपको पता है कि दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, हमें बताइएगा सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से इसकी रोकथाम के लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी, सेफ सिटी जो है अपने कैमरों की मदद से जो गाड़ियां धुआं एमिट कर रही होती हैं उनको मॉनिटर करती है, उनकी तस्वीर लेती हैं, उनकी वीडियो क्लिप्स लेती हैं, और फिर हम उसको एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से, क्योंकि हम सिर्फ कैमरों में देख के अंदाजा नहीं कर सकते जो धुआं निकल रहा है ये थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, कम है, इस पे चालान बन सकता है या नहीं बन सकता। हमारे साथ यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस बैठी हुई है, वो उसके चालान जारी करती है और हाई कोर्ट के ऑर्डर के तहत जो स्मोक मीटिंग व्हीकल्स हैं इनका 2000 का चालान जारी होता है। लेकिन इस चीज़ को जज करने के लिए कि आया ये जो एमिशंस हैं गाड़ी या किसी भी व्हीकल से ये उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर रही है, इसमें एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट के साथ हमारा एक है कोलैबोरेशन है जी, वो इसको वेट करते हैं तस्वीर को और वीडियोस को, और फिर जिन गाड़ियों का डाटा वहां से कंप्लीट मिल जाता है उनके हम ई चालान जारी कर रहे हैं। और ट्रैफिक पुलिस अगर वो पे नहीं करते तो फील्ड में ट्रैफिक पुलिस जो है वो जो ई डिफॉल्टर्स हैं उनको पकड़ भी रही है। तो अभी तक सेफ सिटी कैमरास के थ्रू अभी तक कितने जो है वो चालान किए गए हैं और इसके हवाले से कितना जुर्माना किया जाता है? जी, जुर्माना तो मैंने आपको बताया जो हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं उसके तहत 2000 रुपए इसके लिए खासतौर पे कहा गया कि जो स्मोक मीटिंग व्हीकल्स हैं उनको 2000 रुपए जुर्माना किया जाए। और इसमें तस्वीर और हमने वीडियो क्लिप्स तो बेतहाशा इसमें किए हैं, लेकिन उसमें कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं कि कुछ गाड़ियों के नंबर अगर वो रिकॉर्ड पूरा नहीं है, क्योंकि हम उन्हीं को चालान भेजते हैं जो हमें एक्साइज में इनका रिकॉर्ड पूरा मिल जाए। कुछ इस किस्म के चैलेंजेस जरूर आते हैं कि जहाँ पे रिकॉर्ड अपडेटेड नहीं है तो उनको चालान नहीं भेजे जा सकते, या कुछ लोगों की जो नंबर है वो धुएं की वजह से उस वक्त क्लियर पकड़ा नहीं जा सका। बट जितने भी उसमें बिल्कुल क्लियर आते हैं और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट उसको वेट कर देता है कि ये वाकई एक थ्रेशोल्ड से ज्यादा स्मोक एमिट कर रही हैं व्हीकल्स, तो उनको चालान भेजा जाए। तो इस तरह की 20 गाड़ियों को हम चालान भेज चुके हैं और ये डेली बेसिस का प्रोसेस है। ये मैं कोई मतलब आपको टोटल फिगर नहीं दे रहा, डेली बेसिस पे शहर में जहां जहां पे भी ये गाड़ियां ऐसी नजर आती हैं हम उनको उनकी तस्वीर लेके, और ये भी देखना होता है कि ऐसा ना हो कि वही गाड़ी हम भी चलान कर रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस ऑन रोड भी उसको चलान कर रही हो। तो इस सारा डाटा कोलैबोरेट करके इसको देख के वेरीफाई करके और फिर जो वैलिड होता है, जो बाहर से चलान इशू नहीं हुए होते, तो हम उसको फिर चलान यहाँ से इशू कर देते हैं। जैसे सर अभी आपने वीडियो क्लिप्स या वीडियो शवाहिद की अभी बात की है, तो हमें बताइएगा सेफ सिटी अथॉरिटी कैमरों से जो वीडियो क्लिप्स या वीडियो शवाहिद है उनको हासिल करने का तरीकाकार क्या होता है, और जो पुलिस अफसरान हैं जो इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं उनको किस तरह मदद हासिल हो सकती है? अब ये जो कैमरे प्लान किए गए थे लाहौर में, ये इस तरीके से प्लान किए गए अगर किसी एरिया के कोई कैमरे ऑफलाइन भी हो जाएं तो अगले कैमरे जो हैं उसकी कवरेज दे रहे होते हैं कुछ ना कुछ। और जरूरी नहीं है कि एक एरिया में सारे कैमरे ऑफलाइन हो जाएं, कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से कुछ अगर ऑफलाइन हुए भी हैं, और कुछ इसमें रीजंस जो हैं कुछ पर्टिकुलर सीजन ऐसे आते हैं जिसमें हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आउटेजेस इतनी ज्यादा हो रही हैं, जैसे मूनसून बारिशें हो गई हैं, एकदम आपके बहुत सारे फीडर ट्रिप कर गए हैं। ऑल्दो हमारे पास बैकअप प्लान भी है, बैटरीज भी हैं, जनरेटर्स भी हैं, जब बहुत बड़े एरिया की लाइट चली जाती है और 7-7, 8-8 घंटे चली जाती है, जैसे इन दिनों में दोबारा एक लोड शेडिंग आउटेजेस हो रही हैं बहुत ज्यादा, तो लॉन्ग आउटेजेस की सूरत में हमारे बैकअप टाइम भी खत्म हो जाता है, तो फिर वो कैमरे ऑपरेशनल भी होते हैं लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से वो कैमरे फंक्शनल नहीं रहते। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और नए पायलट प्रोजेक्ट्स के हवाले से हम बात कर रहे थे। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, बहुत सारी हम बातें करते हैं डिप्रेशन के हवाले से कि ये वाला डिप्रेशन भी, वो वाला डिप्रेशन भी, अब कई इकसाम है डिप्रेशन की, लेकिन जिसके बारे में हम बात नहीं करते, जो ख़वातीन के हवाले से बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक भी साबित हो सकता है, वो है पोस्टमार्टम डिप्रेशन। जो माओं के हवाले से कहा जाता है कि माएँ बच्चे की पैदाइश से पहले भी बहुत ज़्यादा मसलों का, पेचीदगियों का शिकार रहती हैं और पैदाइश के बाद भी बहुत सारी पेचीदगियाँ और बहुत सारे टेंशन और डिप्रेशन का शिकार रहती हैं। उनको भी समझ नहीं आ रही होती कि ये चीज़ क्या है, और जो हमारे आसपास के लोग हैं वो भी इस चीज़ को समझ पा रहे नहीं होते कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन एक्चुअली एक बीमारी है और ये होती क्या है, इसकी अलामात क्या है, इसको किस तरह हम टैकल कर सकते हैं, इससे किस तरह हम बच सकते हैं। तो इस हवाले से हमने बात करनी है। हमारे साथ राबिया उस्मान मौजूद हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और वो खुद भी इस डिप्रेशन का शिकार रह चुकी हैं और उनसे उनकी कहानी भी जानेंगे और इसकी जो कह ले कि सोल्यूशन है उसके बारे में बात करेंगे। राबिया, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। राबिया, सबसे पहले तो ये PPD है क्या, पोस्टमार्टम डिप्रेशन? क्योंकि हम सब में से बहुत से लोग हैं, ख़ासतौर पर ख़वातीन भी इस बारे में नहीं जानती हैं। बिल्कुल सही कहा मुनीबा, ऐसा ही होता है कि मैक्सिमम ख़वातीन, आप कह लें 80 to 90% ख़वातीन ऐसी हैं जो उनको नहीं पता कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता क्या है। एक्चुअली कसूर उनका भी नहीं है, उनके माओं को भी नहीं पता और उनकी माओं को भी नहीं पता। ठीक है। तो ये एक ऐसी चीज़ है, वो सिंस जब से आई थिंक दुनिया बनी तब से ये चल तो रही है, लेकिन ये कभी डिस्कस नहीं हुई है। तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन, जैसे कि आपने कहा है, ये एक ऐसा डिप्रेशन है जो आपको प्रेगनेंसी में भी होता है और प्रेगनेंसी के बाद भी होता है, लाइक डिलीवरी के बाद भी होता है। और ये एक ऐसा डिप्रेशन है जिसमें अब वो ये होपलेसनेस आपको होती है, आप बॉन्डिंग नहीं होती है बच्चे के साथ आपकी, आपका दिल नहीं करता उठ के कुछ करने को, आप किसी एक्टिविटी को एंजॉय नहीं करते हैं। लेकिन जिस तरह से कह लें कि इसको बेबी ब्लूज के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जो बेबी ब्लूज होते हैं दैट इज़ यूजुअली लाइक डिलीवरी से 3-4 दिन के बाद शुरू हो जाते हैं। यू फील लाइक क्राइंग, आपका दिल करता है कि आप रोएं बहुत ज़्यादा, या आपका दिल करता है आप एक कह लेना उदासी सी हो जाती है, आपका दिल नहीं करता बच्चा उठाने को, या आपको वो बॉन्डिंग या केयर फील नहीं होती, या आपको लगता है कि मैं इसकी सही तरह से देखभाल कर नहीं पाऊंगी। ठीक है, तो इसमें ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। लेकिन बेबी ब्लूज में ये होता है कि वो मोस्टली 1 या 2 हफ्ते तक चलते हैं, इससे बाद नहीं चलते। लेकिन जो इसके बाद चलते हैं ये सब सिम्टम्स या मूड स्विंग्स होते हैं आपके, और क्राइंग स्पेल्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब ये 2 वीक्स से ज़्यादा चली जाए और आपको पता नहीं चलता है कि वो 2 वीक्स से ज़्यादा ऊपर भी चली गई है, तो वो देन इट टर्न्स आउट टू बी वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन बन जाता है। वो ज़रा लॉन्ग हो जाता है, ज़रा कह लें कि लॉन्ग लास्टिंग होता है, आपको पता नहीं चलता है इसका, क्योंकि वो सारे सिम्टम्स वही वाले होते हैं जो बेबी ब्लूज के होते हैं। और क्या हम इसको एक डिप्रेशन की ही किस्म कह सकते हैं? जी, बिल्कुल, इसको डिप्रेशन की किस्म कहते हैं। और स्पेसिफिकली जिस तरह हम कह लें ना कि सीजनल डिप्रेशन होता है, वो सिर्फ सर्दियों में ही होता है, इसी तरह ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन इज राइट आफ्टर द डिलीवरी, आफ्टर द बर्थ होता है। राबिया, आप भी इस चीज़ का शिकार रह चुके हैं, हमें बताइए इसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर हमें अलामात इस तरह की आ रही हैं तो हमें इसको किस तरह इस सिचुएशन को कोप अप कर सकते हैं? पहले तो मुनीबा मैं आपको ये बताऊंगी कि जो पोस्टमार्टम की जो मैंने आपको पहले बताया, जो सिम्टम्स होते हैं वो बेबी ब्लूज के भी सेम होते हैं और उसके बाद के भी सेम होते हैं। ठीक है, सो वो चीज़ लंबी होती जाती है और आपको एक्चुअली पता नहीं चलता। तो जैसे आपने कहा कि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि आई ऑल्सो बीन इनटू दिस, मैं खुद भी ये सफ़र कर चुकी हूँ, और जब मैंने किया तो मुझे फीलिंग आई कि वाकई कितनी सीरियस चीज़ है। क्योंकि देखिए डायलेमा ये कि हमारी पेरेंट्स से हमें नहीं बताया, अनफॉर्चुनेटली हमारी डॉक्टर भी हमें नहीं बताती है, हमारी नानी दादियाँ भी हमें नहीं बताती हैं, तो हमें कोई बताने वाला नहीं होता। ठीक है, सो फाइनली एंडेड अप कि जी इसको ये हो गया, इसको वो हो गया। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि बहुत सारी ऐसी खवातीन जिनको पोस्टमार्टम होता है और 6 या 8 महीने के बाद, हालांकि डेटा हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन जब वो सुसाइड कर लेती हैं या उसको एक्सीडेंट का नाम दे दिया जाता है कि जी एक्सीडेंट हुआ देन शी डाइड। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, वो उसके अंदर ही अंदर प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं और वो उसको कोप अप नहीं कर पा रही होती, बिकॉज उसके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जॉइंट फैमिली है, लेकिन हमारा सपोर्ट सिस्टम उतना ही वीक है।
और हम इमोशनली इतने ज़्यादा कह रहे हैं कि हम बॉन्डिंग हमारी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम शेयर कर सकें। बॉन्डिंग के साथ साथ अवेयरनेस नहीं है इस अवेयरनेस चीज़ की नहीं कि है, हमारे बिल्कुल। नानियां दादियां हमारी इवन के माँ को भी नहीं पता कि ये चीज़ होती क्या बिल्कुल, है। हालांकि वो चीज़ें गुजर चुकी होती हैं, हाँ। लेकिन उनको नहीं है। ना। तो मैं अपनी स्टोरी आपसे बयान करती जाऊं कि जब मुझे हुआ था और मुझे फर्स्ट के बाद नहीं हुआ, सेकंड के बाद नहीं हुआ और मुझे हुआ थर्ड बेबी के बाद। अच्छा। और जब थर्ड बेबी के बाद हुआ तो वही जिस तरह मेरी साथ मुझे कहती थी कि राबिया तुम्हारा दिल करता है ऐसे कई दफा चीखे मार मार के रोने को, तो मैंने कहा हाँ आंटी मेरा बिल्कुल दिल करता है। तो उनके लिए उनको हालांकि दैट शोज कि उनको भी हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी उनको पता नहीं था कि ये है क्या। तो जब मेरा भी हो गया, मेरे पे भी ये टाइम आया और सीरियसली मुझे भी पता नहीं चला दैट आई एम गेटिंग टू डिप्रेशन डे बाय डे, और वो सब चीज़ें जिनको करके मुझे खुशी मिलती थी मुझे बिल्कुल नहीं मिलती थी। कोई काम करने को दिल नहीं करता था और द मोस्ट स्ट्रॉन्ग थिंग इज कि मेरा दिल नहीं करता था कि अपना बच्चा उठाऊं। फॉर 6 months मैंने अपने बच्ची को नहीं उठाया, मतलब वो बॉन्ड ही डेवलप नहीं हो पाई ना उसकी वजह से। फील लाइक कि मैं उसको उठाऊं और मैं उसको प्यार करूं, देयर वाज नो कोई इमोशनल बॉन्डिंग नहीं तो थी। फिर क्या किया राबिया आपने? तो मैंने सबसे पहले ये था कि अब जैसा अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो मेरे जो मेंटोर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वेरी सपोर्टिव। तो वन डे शी कॉल्ड मी अप एंड शी वाज लाइक come and meet me up because I think there is some issue. I was like no I am fine, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तो उन्होंने खैर मुझे बुलाया, जब मैं गई तो right on her door I started crying और I had this crying you know crying burst हुआ मेरा, मैं वहीं पे एंड शी वॉज लाइक दैट इज़ वाई आई कॉल्ड यू हेयर, मैंने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे पता था कि देयर इज सम इशू गोइंग ऑन आफ्टर योर डिलीवरी। और जब उन्होंने मुझे बुलाया आई वाज इनटू मेडिकेशन एज वेल, और बिकॉज आई हैड यू नो सुसाइड आइडिएशन मुझे होना शुरू हो गई थी। ये इतना सीरियस हो सकता है, देखिए सुसाइडल भी हो सकते हैं। तो वो खवातीन जो कर लेती हैं बाद में सुसाइड कर लेती हैं, आई थिंक वन ऑफ द रीजन इसे उनके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं था। मेरे पास तो माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम था, तो मैं तो इससे बाहर आ गई। आई वेंट इनटू थेरेपी फॉर लाइक 2 months, ठीक है, और मेडिकेशन के साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाहर आ गई। अब आप टोटली उसमें से बाहर हैं, अब आपको ना थेरेपी की जरूरत है ना ही आपको मेडिकेशन की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। और मतलब अगर जो इनका भी क्या ड्यूरेशन क्या होता है, अगर हम थेरेपी की तरफ जाएं या मेडिकेशन की तरफ जाएं तो कितनी देर में हम इस चीज से निकल आते हैं, सिचुएशन से? मैक्सिमम आपकी विल पावर भी बहुत ज्यादा जरूरी है। विल पावर बहुत करती है। मैंने इससे पहले कहा है आपको मुनीबा, हमारा सपोर्ट सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग जो हमें इस चीज से बाहर लेकर आता है। ठीक है, ठीक है। तो आपकी माँ की सपोर्ट हो सकती है, आपकी सिस्टर्स की हो सकती है, फ्रेंड्स की हो सकती है, आपका हस्बैंड की हो सकती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आपके हस्बैंड की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने कहा कि हमारे कल्चर में जो सपोर्ट हस्बैंड की जो है वो बहुत वीक है, तो इस लिहाज से यू कैन इजीली कम आउट ऑफ इट अगर आपके पास ये सारे सपोर्ट सिस्टम। और दूसरा जैसे राबिया ने भी बताया कि ये जरूरी नहीं है कि फर्स्ट बेबी के बाद आपको हो, ये जैसे राबिया को थर्ड बेबी के बाद हुआ, तो ये किसी भी सिचुएशन में कभी भी आपको हो सकता है। इसके अलामात के हवाले से आपको बताना था हमने और अवेयरनेस आप तक पहुंचानी थी कि ये कितना बड़ा एक डायलेमा बनता जा रहा है। और इस हवाले से हमने बात की। राबिया उस्मान हमारे साथ मौजूद थी। राबिया बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई हो, इस हवाले से हमारे साथ गुफ्तगू की है। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।